तो हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज एमसीक्यूज की, कुछ क्वेश्चंस की। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वालिटेटिव होंगे क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स को उसी टाइम समझेंगे। उन क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होंगे उनसे और क्या सवाल बन सकते हैं, क्यों वही ऑप्शन सही है, क्यों दूसरा नहीं सही है। और उसमें कुछ पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मिक्स्ड होंगे। तो इन्वायरमेंटल साइंसेज की ये क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम इन्वायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड है सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये जो यूनिट 4 है हमारी यूजीसी नेट की इन्वायरमेंटल जियो साइंसेज, उससे हमने एक पार्ट लिया है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड मिनरोलॉजिकल कंट्रोल्स। तो देखिए इसका जो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स वुड एग्जिबिट द लोएस्ट सीईसी, यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे कम किसकी है, उसके मिनरोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से। तो इसका जवाब जो है वो हम आपको बता देते हैं, दिस इज कैलोनाइट, बी होगा। क्यों होगा इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे हमें चलना पड़ेगा। देखिए आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्ले टाइप सॉयल है, ये इसका सीईसी है। मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम, यानी एक 100 ग्राम के सॉइल सैंपल में कितना मिली इक्विवेलेंट कैलोनाइट होता है। तो आप देखेंगे 3 से 5 है, 3 to 5। इलाइट और मैंट्रोमोलाइट ये दोनों ही ज्यादा हैं, सिंपल सी बात है। नीचे सॉइल का आपको अलग दिख रहा होगा, सैंड, इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, यही जो हम बात कर रहे थे। यानी ये अगर आप देख लेंगे, कम से कम मैक्सिमम और मिनिमम याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये है क्या, कैटायन एक्सचेंज, यानी कि जब सॉइल में कोई कैटायन आएगा Ca+Mg+, तो वो कितना ट्रांसफर हो पाएगा, इसकी बात हो रही है। और डिटेल में इसको जानेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि कैलोनाइट जो है उसका लेयर स्ट्रक्चर क्या होता है, 1:1। इस वजह से क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया लो होता है, और इस वजह से उसका सीईसी भी सबसे लो है। तो वो स्ट्रक्चर की वजह से है। इसको डिटेल में थोड़ा समझने के लिए मैं आगे जाना होगा। देखिए कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है क्या, एक्चुअली में टोटल नेगेटिव चार्जेस जो सॉइल के कैटायन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। कैटायन यानी प्लस वाले नेगेटिव वालों को क्या करेंगे, अपने साथ न्यूट्रलाइज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो पॉजिटिव हैं वही न्यूट्रलाइज करेंगे CaMg के, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सीईसी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रूट हेयर है, और इन रूट हेयर्स में आप देख सकते हैं कि क्या है, ये जो आयंस हैं ये यहाँ पर हैं, और ये जो क्ले पार्टिकल है आपका, ठीक है, इसमें ही बात हो रही है किसकी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की। तो ये रूट हेयर से कितने एनाइंस को अपने साथ न्यूट्रलाइज कर पाते हैं, इसकी स्टोरी की बात हो रही है। एक और फैक्टर इसमें मैं आपको बताता हूं, जैसे ही जनरली द सीईसी इज लोएस्ट एट सॉइल्स पीएच ऑफ 3.5 to 4। तो ये एक सवाल बन सकता है, पीएच 3.5 है तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे कम होगी। पीएच ज्यादा होगा तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, पीएच कम होने पर H+ आयन ज्यादा हो जाते हैं। जब H+ आयन ज्यादा होंगे तो वो जो पहले से कैटायन वहां पर मौजूद है उनको अपनी एक्टिविटी करने में हिंड्रेंस को पैदा करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से जो पहला क्वेश्चन था हमारा लोएस्ट सीईसी, द आंसर इज बी, कैलोनाइट। और आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ये भी इसी यूनिट 4 का इसी टॉपिक का है। ये कहते हैं, इफ अ सॉइल हैज हाई प्रोपोर्शन ऑफ 2:1 एक्सपैंडिंग क्ले मिनरल्स, हाउ डज इट अफेक्ट न्यूट्रिएंट रिटेंशन एंड सॉइल बफरिंग कैपेसिटी। तो क्ले मिनरल अगर मौजूद होगा तो उसमें न्यूट्रिएंट और सॉइल बफरिंग कैपेसिटी का क्या होना है। तो इसका आंसर जो है वो अगर आप देखेंगे, क्या दोनों घटते हैं, दोनों बढ़ते हैं, एक घटता बढ़ता है या एक घटता बढ़ता है, ऐसे ऑप्शन है, सिंपल सी बात है। द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अब दोनों क्यों बढ़ते हैं इसके लिए हम आगे चलते हैं। तो ये आपको पहले स्टोरी समझना होगा। देखिए क्ले मिनरल्स क्या हैं, क्ले मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, जो कि कुछ खास फिजिकल, केमिकल और क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी रखते हैं, और इनको कई पार्ट्स में यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटा जाता है। सिलिका, सिलिकेट्स और नॉन सिलिकेट्स, या क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में भी बांटा जा सकता है। आप इतना ध्यान रखिए, क्ले मिनरल नाम ही बता रहा है कि ऐसे मिनरल जो क्ले क्ले स्ट्रक्चर के हैं, क्ले सिंथेसिस के हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के होते हैं, आप बस इतना याद रखिए। अब इनके साइज की बात करें, ये डायमेंशन है, ठीक है, डायमेंशन की बात हो रही है इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो या तो 1:1 होगा या 2:1 होगा, ये भी हमने कहानी समझ ली। क्योंकि अगर हम इस पे और डिटेल में जाएंगे तो हम बिल्कुल
रॉक और मिनरलोजी में चले जाएंगे। हमें इन्वायरमेंटल साइंसेस को कनेक्ट करना है तो हम सिर्फ उतना जानेंगे। क्ले मिनरल क्या है भाई? ऐसे मिनरल जिनमें क्ले की प्रॉपर्टी है। ये दो तरह के होते हैं, 1:1 और 2:1। अब यहाँ पर आ जाइए, नॉन एक्सपैंडिंग वेरिएबल चार्ज, यानी कि ये कह रहा है 1:1 कौन है? अभी हमने पिछले सवाल में क्या देखा, कैलोनाइट तो 1:1 होता है, इसीलिए कैलोनाइट का कैटायन एक्सचेंज जो चार्ज है, रेशियो है, वो भी कम होता है। अब कम होने से क्या होगा, इस बात को समझिए। अगर सीईसी कम होगा तो क्या होगा, एग्रीगेट की स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, फिर से एक बार सवाल को आप देख लीजिए, क्या है ये कह रहा है कि न्यूट्रिएंट रिटेंशन और सॉइल बफरिंग कैपेसिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो न्यूट्रिएंट को रिटेन करने के लिए एग्रीगेट बनना बहुत जरूरी है। एग्रीगेट मतलब गुच्छे, एक साथ क्लस्टर बनना। अगर चीजों के क्लस्टर एक साथ बनेंगे तो वो एब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिएंट अंदर जाएगा। अगर क्योंकि वो टुकड़ों में है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो सॉइल के जो रूट हैं वो इनको कैसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे, कैसे रिटेन कर पाएंगे। इसीलिए 2:1 जो डायमेंशन है, जो कि ज्यादा अच्छा है, वो हाई सीईसी है, कैटायन एक्सचेंज, और इन सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ये एग्रीगेट यानी कि क्लस्टर ज्यादा बनाते हैं, इसलिए ये अच्छे से प्लांट में चले जाते हैं। और क्योंकि क्लस्टर बना है तो जितने भी आयन है सब अच्छे से एक साथ जाते हैं, तो कैपेसिटी ज्यादा है। सिंपल सी बात है, क्लस्टर मतलब मान लीजिए 3, 4, 5, 8, 9, 10, जितना भी आप ले लीजिए, ये Na+ एक साथ है, ये क्लस्टर है, तो ये सॉइल में जा रहा है। अब एक और जगह है जहां पर Na क्लस्टर नहीं बनाता है, अलग अलग है, तो ये गया, हो सकता है ये ना जाए। समझ रहे हैं कहानी? तो ये यही स्टोरी थी। इसका आंसर है सी, बोथ इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे ही 2:1 में हम आते हैं, इसका सीईसी क्या है, ज्यादा है। दोनों सवाल ज्वाइंट हैं, और ये हमारा यूनिट 4 यहाँ पर हम खत्म करते हैं। अब हम आते हैं यूनिट 5 के न्यूक्लियर रिएक्टर प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स के टॉपिक पर। तो देखिए, स्पेसिफिक टॉपिक है। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो सिंपली आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहां एमसीक्यू के मिलेंगे। यूनिट को टॉपिक वाइज तोड़ तोड़ के दिया जाता है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस, कौन अलग करता है, डिफ्रेंशिएट करता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर पीडब्ल्यूआर को बीडब्ल्यूआर से कैसे अलग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंगल वाटर लूप। और इन ऑप्शन को समझने से पहले हम समझ लेते हैं ये होते क्या है, ताकि बहुत से लोगों को ये पता लग जाए। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये है पीडब्ल्यूआर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ये है बीडब्ल्यूआर बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ठीक है, इसमें आप सिंपल समझिए, प्रेशराइज नाम ही बता रहा है कि कुछ प्रेशर हो रहा है। मतलब क्या होता है, ये जो इसकी कोर यूनिट है, इससे बाहर एक प्रेशर यूनिट होती है जो स्टीम बनाती है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टीम चाहिए, और इस स्टीम को प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर पीडब्ल्यूआर कैसे बनाता है, बाहर एक अलग सिस्टम से बनाता है। जबकि बीडब्ल्यूआर में यही जो फिगर आपको दिख रहा है, इसी के अंदर स्टीम बनता है, इसी के अंदर सारा काम होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ग्रीन में हाईलाइटेड है, प्रेशराइज्ड वाटर प्राइमरी कूलेंट में जाता है, और फिर एक सेकेंडरी कूलेंट है। दो अलग अलग लूप है, दो अलग अलग लूप हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस वजह से ही, क्यों दो अलग अलग लूप हैं, क्योंकि एक में स्टीम बन के आती है, एक उनका जो मेन रिएक्टर है उसको कनेक्ट करती है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, अगर आप उस पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया है कि पीडब्ल्यूआर जो प्रेशराइज्ड वाटर है, स्टीम इज जनरेटेड इन अ सेपरेट लूप आउटसाइड द रिएक्टर कोर। तो इसीलिए सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है इसमें। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी सेम टॉपिक पर, न्यूक्लियर प्रिंसिपल एंड टाइप्स पर। यहाँ पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्टर टाइप इज बेस्ट सूटेड फॉर ब्रीडिंग प्लूटोनियम। तो जैसे ही ब्रीडिंग वर्ड आपने देखा, आपका एक इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि भाई ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तो नहीं है, क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंडिया में भी एक फॉर्चुनेटली आ चुका है। तो इसका क्या है, फास्ट जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फास्ट न्यूट्रॉन जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और ये जितना कंज्यूम करते हैं पावर, उससे ज्यादा ये बनाते हैं। इसीलिए इन तमिलनाडु कल्पक्कम विद हेल्प ऑफ रशिया वी हैव एक्चुअली, हमने एक नया इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमने बना लिया है अल्टीमेटली। और इसके साथ हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट यानी यूनिट 6 पर, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के टॉपिक एसिड रेन एंड डिस्पर्जन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट पर। यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है विच ट्रैप्स पॉल्यूटेंट और एसिड रेन के प्रीकर्सर्स को भी वहां पर रोकती है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है,
फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, दिस इज टेम्परेचर इन्वर्जन। देखिए साइक्लोन का कोई मतलब नहीं है, ह्यूमिडिटी इतना इम्पैक्ट नहीं करती, विंड करती है लेकिन विंड ट्रैप कहाँ करेगी, विंड तो अपने साथ लेके चली जाएगी। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है। टेम्परेचर इन्वर्जन मुझे लगता है लोग जानते हैं, जब वर्टिकल मिक्सिंग होती है इसमें सारे गैसेस पॉल्यूटेंट मिक्स हो जाते हैं, और अगर वाटर वेपर होगा तो वो एसिड रेन के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आसान था। इसी के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं हम। तो दूसरा टॉपिक है गॉसियन प्लूम डिस्पर्जन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा से रहा है। इसमें बात हो रही है कि क्या होता है कंसंट्रेशन का, पॉल्यूटेंट डायरेक्टली डाउन विंड जाता है ग्राउंड पर। देखिए क्या होता है, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंस टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट डायरेक्टली डाउन विंड एट जबकि विंड स्पीड बढ़ रही हो। तो इसके लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि ये इन्वर्सली है प्रोपोर्शनल, क्योंकि जो गॉसियन प्लूम मॉडल है वहां पर पहले से ही अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो जो ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन होता है वो इन्वर्सली होता है विंड स्पीड के। तो अगर विंड स्पीड बढ़ रही है तो डिस्पर्जन हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उल्टी कहानी यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन हमारा डी सही है, इट इज इनवर्सली, ये फॉर्मूले की वजह से। यूनिट 7 पर जाएं, सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट पर। तो यहाँ पर इस टॉपिक को हमने लिया है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट न्यूट्रलाइजेशन एंड रिडॉक्स। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट्स न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एसिड और बेस का। तो देखिए एसिड और बेस अगर मिलेगा तो वाटर और सॉल्ट बनेगा। आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर ए ही है करेक्ट, क्योंकि सिर्फ अगर आप देखेंगे तो इसी में आपको क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। फिर से इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन है, क्रोमियम 6 कार्सिनोजन है, कौन सा केमिकल मेथड यूज करते हैं आप जब आप हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट को आप सही करते हैं। आप पॉज करके एक बार कोशिश करिए कि आप अपना आंसर देखिए, उसके बाद ही आंसर। देखिए फेरस सल्फेट है, ये आपको सिंपली याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आयरन है हमारा वो क्रोमियम को क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, या ये स्ट्रॉन्गर आयन है तो ये इसको रिप्लेस कर देता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। अब चलते हैं यूनिट 8 EIA नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस मेजर अमेंडमेंट के बाद पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो गया। पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या है कि पहले हमने इन्वायरमेंट को हार्म कर दिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उनसे कुछ हर्जाना ले रहे हैं, या उसके बाद हम भी उनको काम करने का मौका दे रहे हैं। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक नया ड्राफ्ट आया था EIA का, उसके बाद ये सब हुआ है। इसीलिए ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 2020 ड्राफ्ट EIA। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें यहाँ पर कमेंट करिए, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे तो हम इसको ग्रुप पर दे देंगे। एयर पॉल्यूशन का एक फ्री में हमने PDF स्टडी मटेरियल डाला है, ग्रुप पर जाके डाउनलोड करिए, फ्री में MCQs को सॉल्व करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।